नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत है आप सभी का। 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक पूरे 26 दिनों में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से एक और सेशन फिर हार गए। 2024 का साल राहुल गांधी के लिए हारने वाला साल रहा है। 4 जून 2024 को राहुल गांधी 100 से नीचे आउट हो गए। 8 अक्टूबर 2024 को वो हरियाणा हार गए। 23 नवंबर 2024 को राहुल गांधी महाराष्ट्र हार गए और अब यानी कि 20 दिसंबर को राहुल गांधी विंटर सेशन में भी नरेंद्र मोदी से हार गए। 2024 वो साल था जब कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा से नए राहुल गांधी निकल कर आए हैं। जब राहुल भारत जोड़ो यात्रा से लौटे तो उनकी पार्टी, उनके सहयोगियों को लगा कि राहुल अब बदल गए हैं, राहुल अब गंभीर हो गए हैं और 2024 में राहुल कोई बड़ा कमाल कर देंगे। लेकिन 20 दिसंबर 2024 की शाम खत्म हो गई और बात घूम फिर के वहीं पहुंच गई जहां 2023 में थी। राहुल गांधी ने बैक टू बैक 4 मौके गंवाए। जिन लोगों को लगा था कि राहुल मोदी का मुकाबला करेंगे, उनकी उम्मीदें फिर टूट गईं। राहुल के दोस्त भी अब नहीं मानते कि मोदी और राहुल गांधी के बीच कोई मुकाबला है। और ऐसा क्यों हुआ, आपको इस रिपोर्ट से समझाते हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी और राहुल गांधी की पार्टी में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क दिखता है, संसद के भीतर दिखता है, जहां राहुल खड़े होकर कभी मोदी पर पॉलिटिकल अटैक की पूरी कोरियोग्राफी करते हैं, हाथों से इशारा कर करके विपक्ष के सांसदों को मोदी पर टूट पड़ने के लिए उकसाते हैं, शोर मचाते हैं, हंगामा बरपाते हैं, हर बार यही प्लान दोहराते हैं। दूसरी तरफ मोदी हैं, जो शोर शराबा करने वाले, हो हंगामा करने वाले और उन्हें गाली देने वाले विपक्ष के सांसदों को पीने का पानी भी ऑफर करते हैं, गुस्सा शांत रखने की अपील भी करते हैं, प्यार से बात करते हैं। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। मोदी और राहुल के बीच का ये फर्क उस वक्त भी दिखता है जब सदन में मोदी पर टारगेटेड अटैक करने के बाद राहुल सरकास्टिक अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में मोदी के गले पड़ जाते हैं। मोदी उस वक्त भी राहुल को सभ्य तरीके से वापस अपने पास बुलाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं। और मोदी और राहुल के बीच का ये फर्क उस वक्त भी दिखता है जब सदन के भीतर नरेंद्र मोदी खुद खड़े होकर राहुल गांधी को अपने पास बुलाते हैं। शिष्टाचार मर्यादा का ख्याल रखते हुए राहुल से हाथ भी मिलाते हैं, राहुल को हाथ से पहले आगे जाने का इशारा भी करते हैं, फिर राहुल के साथ आगे बढ़ते हैं और बाद में राहुल गांधी का वेलकम भी करते हैं। मोदी और राहुल के बीच का ये फर्क संसद के बाहर भी दिखता है। राहुल जब मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकालते हैं तो उनके ऊपर बीजेपी के सांसदों को धक्का देने का आरोप लगता है। बीजेपी के सांसद का सिर फूटता है, लेकिन राहुल बिना खैर खबर लिए, बिना दुख जताए आगे बढ़ जाते हैं। बीजेपी के सांसद पर ही धक्का देने का आरोप लगाते हैं। मोदी की पार्टी और राहुल की पार्टी में क्या फर्क है, आज ये भी देखने की जरूरत है। कथित तौर पर राहुल ने बीजेपी के जिन सांसदों को धक्का मारा, उनमें से एक प्रताप सारंगी का सिर फूटा। सारंगी खून से लथपथ हो गए, दर्द से कराहने लगे। लेकिन राहुल की पार्टी के नेताओं ने इस बहते हुए खून को ही झूठा करार देना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पूरा ड्रामा इन्होंने करवाया है सांसदों से। ये सब पूरा कल का ड्रामा रचा गया है। एक और मौका मिलेगा उनको ड्रामा रचाने के लिए। ये सब बिल्कुल सोच समझ कर साजिश थी। शिकायत करना, नीचे गिर पड़ना, आईसीयू में भर्ती करना, आरएमएल के डॉक्टर से एक बयान दिलवाना, ये सब तो बिल्कुल गृहमंत्री का खेल है और कुछ नहीं है। राहुल के करीबी और यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का ये पोस्ट देखिए।
उसने घायल प्रताप सारंगी की तस्वीरों के ऊपर कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी की। राहुल की पार्टी ने सामान्य शिष्टाचार का ख्याल तक नहीं रखा। बीजेपी के घायल सांसदों पर मीम वायरल कराने शुरू कर दिए। अब ये पोस्ट पढ़िए जिसमें कांग्रेस का नेता कह रहा है कि बीजेपी के सांसदों को किसी ने छुआ तक नहीं, वो गांधी परिवार के डर के मारे अस्पताल में भर्ती हो गए। राहुल की पार्टी ने सोशल मीडिया पर ऐसे ना जाने कितने आपत्तिजनक पोस्ट घुमाए हैं, जिसका मकसद एक ही था, राहुल को डिफेंड करो, मोदी पर नॉन स्टॉप अटैक करो और धक्का मुक्की में घायल हुए बीजेपी के सांसदों का पब्लिकली मजाक उड़ाओ, उनके बहते हुए खून को नाटक बताओ, ड्रामा बताओ और इस तरह की बातें कहकर आगे बढ़ जाओ। राहुल की पार्टी और इंडी वाले अब यही कर रहे हैं। ये दोनों राजपूत जी और नारंगी जी और जो नागालैंड की महिला है, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने अपनी करियर में कभी नहीं, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने अपनी करियर में कभी नहीं, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने अपनी करियर में कभी नहीं। मैं उनको आतंकवादी तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन बिल्कुल आतंकवादियों की तरह आचरण था। मेरे ख्याल से अभी पता नहीं बेहोशी से वो होश में आए कि नहीं आए सांसद जी। बहुत भयंकर रूप से बस सिर्फ ये होता था, कोई मंत्री जाता था तो उठ के बैठ जाते हैं, फिर बेहोशी शुरू हो जाती है। दूसरे सम्मानित सदस्य हैं, पहले फोटोग्राफ में तो खून नहीं बह रहा, दोबारा आया है तो अब तो रुक गया होगा खून बहना। कल जो हुआ ये एक साजिश था, ये सोच समझ कर किया गया। 2 सांसदों को आईसीयू में भेजा गया और वो एक बेचारी एक सांसद है राज्यसभा, उनसे एक खत लिखवाया गया। ये सब जबरदस्ती है। मैंने कहा ये तो सब नाटक है। मोदी पर अटैक करने वाली राहुल की इस स्क्रिप्ट में टी शर्ट था, मास्क था, मुखौटा था, कैमरे वाली शूटिंग थी, काले रंग का झोला था, बाबा साहब की फोटो थी और अब नौबत धक्का मुक्की हाथापाई तक आ गई। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। गुरुवार को संसद के बाहर जो कुछ भी हुआ, शुक्रवार को संसद के भीतर उसका दूसरा स्टेप दिखा। वो भी तब जब संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन खुद नरेंद्र मोदी लोकसभा में मौजूद थे और जब मोदी अपनी सीट पर बैठे हुए थे, ठीक उसी वक्त कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों ने आगे बढ़ना शुरू किया। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो विपक्ष लोकसभा के भीतर भी धक्का-मुक्की के इरादे से ही आया था। संसद टीवी के इस फ्रेम में भी साफ साफ दिख रहा है विपक्ष किस इरादे से आखिरी दिन सदन के भीतर पहुंचा था और वो क्या करना चाह रहा था। मोदी और विपक्ष के सांसदों के बीच की दूरी ना के बराबर थी। राहुल तो सदन में नहीं थे, प्रियंका जरूर मौजूद थी और इस फ्रेम से पूरी तरह क्लियर है कि कैसे कांग्रेस के ज्यादातर सांसद अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर वेल के पास आकर हो हंगामा कर रहे थे और उन सब के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे, जो चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर विपक्ष का ये सियासी ड्रामा बर्दाश्त कर रहे थे। संसद का शीतकालीन सत्र भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन विपक्ष का ये पॉलिटिकल ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। ये अभी और लंबा खिंचेगा और कुछ बहुत बड़ा होगा। क्या होगा, हिंट जानना है तो राहुल के करीबी जयराम रमेश की बातें सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। तो शुरुआत है, बजट सेशन में देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, अगली बार देखिए, देखते जाइए। विपक्ष क्या करने वाला है, अब कौन सा नया पैंतरा अपनाने वाला है, जयराम रमेश ने जो हिंट दिया है वो किस ओर इशारा कर रहा है, थोड़ी देर में बताएंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि मोदी पर अब डबल स्पीड से अटैक होगा और इस अटैक की स्क्रिप्ट अभी से लिखी जाने लगी है। कांग्रेस के पोस्टर्स अभी से रेडी हो चुके हैं। शुक्रवार को संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था। कांग्रेस ने नैरेटिव क्या दिया? नैरेटिव दिया मोदी ने डरकर संसद स्थगित कर दी। कांग्रेस ने माहौल क्या बनाया?
माहौल बनाया मोदी और बीजेपी राहुल गांधी से डरते हैं। कांग्रेस अब इसी पैटर्न पर आगे बढ़ेगी और मोदी के सारे दुश्मनों को इकट्ठा करेगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। धक्का मुक्की कांड के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर क्या दर्ज कराई, कांग्रेस ने नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स का वीडियो अपनी टाइमलाइन पर घुमाना शुरू कर दिया है। जानते हैं पटकथा क्या लिखी गई है। कांग्रेस की ओर से पटकथा लिखी गई है, बीजेपी झूठा एफआईआर करा रही है। कांग्रेस अब ये कहानी फैला रही है कि राहुल गांधी को साजिशन फंसाने की कोशिश हो रही है। जो झूठे एफआईआर और उनको बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, देश जो विजुअल्स देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि राहुल गांधी जी को भाजपा और बदनाम करने की जो साजिश है, इसमें भाजपा सफल नहीं होने वाली। मुझे नहीं लगता राहुल जी डरते हैं, मुझे नहीं लगता कोई हम डरते हैं। हम सभी पे दर्ज कीजिए, कोई डरता नहीं है। बेकार की बात है, बेकार का एफआईआर इशू को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र है। ये एफआईआर किसके खिलाफ है? ये एफआईआर राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं है। ये एफआईआर कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ नहीं है, एलओपी लोकसभा के प्रतिपक्ष के खिलाफ ही नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है। यही विडंबना है इस देश की कि जो लोग बेगुनाह हैं उन्हीं पे एफआईआर होती है, चाहे वो हमारे पिछड़े भाई हो, दलित भाई हो, अल्पसंख्यक भाई हो, जो भी हो, जो हमारे लोग हैं जो जिन पे उत्पीड़न हुआ है उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। और ये बात साबित होती है जिस तरह नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है सरासर गलत है, और जो लोग जिम्मेदार हैं इसके भारतीय जनता पार्टी के, दे शुड अपोलोजाइज टू द नेशन। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है कि वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। राहुल पर लगे गंभीर आरोपों को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी टीम लगा दी है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, यूपी से लेकर झारखंड तक कांग्रेस ने इंडिया अलायंस की पूरी टीम एक्टिवेट करा दी है। राहुल की पार्टी के साथ साथ पूरा इकोसिस्टम अब राहुल बचाओ मोर्चा खोलकर बैठ गया है। सबने यही कहा, राहुल जी ने कुछ नहीं किया, किसी को कुछ नहीं कहा। और इसे लीड कर रही है प्रियंका गांधी, जो शुक्रवार को 1 या 2 बार नहीं, पूरे 3 बार कैमरे पर आई। 2 बार राहुल पर दर्ज हुई एफआईआर को साजिश बताया और 1 बार ये सुनाया कि मोदी डरते हैं इसलिए चर्चा से भागते हैं। पूरा देश देख रहा है, राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। ये सरकार डरती है, सीधी सी बात है। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है, ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आजादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। इतने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर, राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। प्रियंका कह रही है कि वो अपने भाई को जानती हैं, वो किसी को धक्का नहीं दे सकते। मगर अब बीजेपी राहुल के पुराने वीडियो घुमा रही है, जिसमें वो कांग्रेस के ही मंच पर अपने कार्यकर्ताओं को पुश करते, झटका देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राहुल गांधी न विजय चौक पर दिखे, न ही संसद के भीतर दिखे।
तो फिर राहुल थे कहां? राहुल चंडीगढ़ में एक प्राइवेट फंक्शन अटेंड कर रहे थे। वो चुपचाप आए और एफआईआर पर बिना किसी सवाल का जवाब दिए वहां से निकल गए। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी गिरफ्तार हो सकते हैं? क्या धक्का मुक्की कांड के बाद राहुल गांधी पर जो आरोप लगे हैं उसके एवज में उन्हें 7 साल की जेल की सजा हो सकती है? राहुल गांधी पर जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ है उनमें से एक है गंभीर चोट पहुंचाना, जिसमें 7 साल तक जेल की सजा है, और जो दूसरी धारा लगाई गई है वो है जानबूझकर चोट पहुंचाना। इसमें 1 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा जो भी धाराएं लगाई गई हैं उनमें से किसी में 3 साल तो किसी में 3 महीने तक जेल की सजा का प्रावधान है। ऐसे में सवाल है कि अगर आरोप साबित हो गए तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। सेक्शन 117 और 125 कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पुलिस बिना कोर्ट से वारंट लिए आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर ये है कि सारे ऑफेंसेस बेलेबल है, यानी अगर राहुल गिरफ्तार भी होते हैं तो उन्हें आसानी से जमानत मिल जाएगी। मगर जिस तरह बीजेपी सीरियस दिख रही है, धक्का मुक्की कांड के बाद वो जिस तरह राहुल के पीछे पड़ गई है, उससे तो ये तय है कि राहुल की मुश्किलें थोड़ी बढ़ने वाली हैं। देश की राजनीति में राहुल गांधी से अराजक और झूठा अभी तक कोई एलओपी नहीं बना होगा। एक तो प्रताप सारंगी जी को धक्का दिया, गुंडागर्दी की, और दूसरा जब देख लिए कि उन पर एफआईआर होगा तो वो झूठ बोले। हमें तो आश्चर्य होता है खड़गे जी पर, जो इतने पुराने हैं, क्यों वो गलत बयानी कर रहे थे। कहीं वीडियो में नहीं दिखा, राहुल गांधी का कहीं नहीं दिखा कि कोई धक्का दिया, प्रियंका गांधी को कहीं नहीं देखा कि धक्का दिया। ये झूठ की खेती क्यों कर रहे हैं और इससे उनकी विश्वसनीयता गिर रही है। वो कहते हैं मैं छुपाने के लिए, मैं कहता हूं वो छुपाने के लिए इस ढंग की हरकत कर रहे हैं जो डाइवर्ट हो जाए विषय डाइवर्ट नहीं होगा। वहां आकर कह रहे कि ही पुस्ट मी। आप समझिए कि एरोगेंसी की एक पराकाष्ठा। और पहली बार मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक जो घटियापनी, गुंडागर्दी या गांधी परिवार का जो ये है कि हम राजा हैं, हमारे सामने कोई नहीं है, उसका काला चेहरा कल हमने देखा। और जिस तरह हमारे सांसदों के साथ उसने धक्का मुक्की की, दुर्व्यवहार किया, और उसके बाद उसमें जो कोई रिमोर्स नहीं था, ये मेरे संसदीय जीवन की ये पहली घटना थी। और मैं इसको मानता हूं कि 2001 में इसी दिसंबर के महीने में 13 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे संसद पर हमला किया था। 19 दिसंबर को गांधी परिवार ने 2024 में उन चीजों को दोहराया और अब तो वो अर्बन नक्सल की तरह यहां घुस गया है। सदन के अंदर या सदन के बाहर कांग्रेस का एक ही सिद्धांत है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। एक तरह से हुड़दंग मचाया है, चोट पहुंचाई है, घायल किया है, ये माफी लायक नहीं है। एक नेता प्रतिपक्ष क्या इस सोच के साथ जा सकता है? दूसरा, जब उनको लेके गए घायल के पास, उनका हालचाल पूछना छोड़िए, उनसे माफी मांगनी छोड़िए, अहंकार चेहरे पे नजर आ रहा था और वापस छोड़कर चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तीसरा जो उनका बयान था कि धक्का मुक्की तो होती रहती है, इससे पता चलता है कि सोच ये है कि किसी के साथ कुछ भी कर दो, हमें तो कुछ होने वाला नहीं। लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतने के बाद लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद सबको लगा था राहुल गांधी सीरियस राजनीति करेंगे, मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। लेकिन अब तक तो यही दिखा है कि वो तो पहले दिन से ही मोदी से पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं। ये तस्वीरें इसी साल जुलाई की हैं, जब मोदी की स्पीच के वक्त राहुल ने हंगामे की पूरी स्क्रिप्ट लिखी, खुद खड़े होकर विपक्ष के सांसदों को उकसाया, भड़काया, मोदी की आवाज को दबाया। यानी 4 जून के बाद से ही राहुल लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरह लीड नहीं ले पाए, डिरेल होते चले गए। राहुल फंसे कहां? फंसे धक्का मुक्की कांड में, फंसे बीजेपी की महिला सांसद के अपमान के आरोप में,
फंसे गृह मंत्री का 12 सेकंड का वीडियो फैलाकर देश को गुमराह करने के आरोप में। अचानक क्या हो गया कांग्रेस पार्टी, वो जैकेट पहन करके, नारा लगा करके, काला कपड़ा पहन के, ये कैसे निर्णय किसने किया मुझे तो नहीं मालूम। माहौल बिगाड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोकसभा में भी राहुल गांधी जी ने वही अमित शाह जी का राज्यसभा वाला भाषण को 12 सेकंड का क्लिप को सिर्फ दिखा करके उसका गलत मतलब निकाल करके समाज में एक टेंशन तनाव पैदा करने का काम किया। इसको लेकर के नोटिस दिया है। अब ये चेयर के हाथ में चले गई है। और अब ये मामला ऐसे शांत होने वाला नहीं। कम से कम बीजेपी के एग्रेसिव तेवर तो देखकर यही लग रहा है। योगी आदित्यनाथ को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ाई गईं, तरह तरह की कयासबाजियां की गईं। कुछ लोगों ने नागपुर के बयान को यूपी से जोड़ने की कोशिश की। क्या सच में ऐसा है? क्या हिंदुत्व के हाईवे पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी स्पीड स्लो कर दी है? आज योगी ने अयोध्या में जाकर अपना रास्ता क्लियर बताया और विजन भी साफ साफ समझाया। योगी ने आज बताया कि सनातन क्या होता है और आगे भी सबको सनातन के रास्ते पर ही चलना पड़ेगा, चाहे कुंदरकी हो या मिल्कीपुर। योगी ने इसका रास्ता बना लिया है। 7 जगह सफल प्रयोग हो चुका है, अब 8वां प्रयोग अयोध्या में होगा। योगी महायज्ञ क्यों कर रहे हैं? और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। योगी हिंदुओं को किस खतरे से आगाह कर रहे हैं? जिन कारणों से इस देश को गुलामी की बेड़ियों को जूझने के लिए, झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा था, हमारे पवित्र धर्मस्थलों को अपमानित होना पड़ा था, वे फिर से न हो ऐसी स्थिति पैदा हो, इसके लिए अभी से हर एक भारतवासी को तैयार होना होगा। योगी को अयोध्या में ये बात क्यों कहनी पड़ी, इसे समझने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अयोध्या से सिर्फ 580 किलोमीटर दूर संभल है, जहां मुसलमानों ने जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की। एक सनातनी भी यहां दर्शन को पहुंचा, जिसका अटूट विश्वास है कि ये हरिहर मंदिर है। उसे दर्शन का अवसर नहीं मिला, पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया। अरे पुलिस लेके जा रही है आपको? हम तो नमाज के मंदिर पे भी जाते हैं, मंदिर पे भी जाते हैं। तो आप कहाँ जा रहे थे? कहाँ आए थे तुम? 1978 तक ऐसा नहीं था। हिंदू यहाँ शादी विवाह और खास मौकों पर पूजा पाठ करते थे। 1978 के दंगों के बाद शफीकुर रहमान बर की अगुवाई में कट्टरपंथी मुसलमानों ने एएसआई संरक्षित विवादित मस्जिद पर कब्जा कर लिया और हिंदुओं का जाना बंद हो गया। एएसआई तक की हिम्मत नहीं थी कि अपनी ही संरक्षित जामा मस्जिद में घुस सके। अब समय बदला है। एएसआई संभल में सर्वे कर रही है। शुक्रवार को जब पत्थरबाज सो रहे थे, संभल के 5 तीर्थ और 19 कूपों का एएसआई ने सर्वे कर लिया। सुबह 6:30 बजे ही एएसआई ने काम निपटा दिया। इनमें भद्रकाश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी और प्राचीन शिव मंदिर समेत तीर्थ शमशान मंदिर भी शामिल है। एक जो नया मंदिर मिला है, जिसका अलग अलग नाम दिया जा रहा है, कोई कार्तिकेय महादेव मंदिर कह रहे हैं और किसी ने वहां संबलेश्वर महादेव भी लिख दिया है। उसके अतिरिक्त जो भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर है, इन 4 तीर्थों का चतुर्मुख कूप है, मोक्ष कूप है, धर्म कूप है, इन सभी का उन्होंने निरीक्षण किया है। आलम सराय में मिला, उसका भी हुआ है। जो खगू सराय में भी मिला है, उसका भी हुआ है। टीम ने फोटोग्राफी की है और उनको देखा है कि वो कितनी पुरानी हो सकती है। याद करिए, सर्वे को लेकर ही 24 नवंबर को संभल जलाने की साजिश की गई थी, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं कि चूक कर दे, क्योंकि योगी ने उसी दिन पत्थरबाजों और उनके आकाओं को समझा दिया था कि कानून को हाथ में लेना महंगा पड़ेगा। उसी एक्शन का असर है कि अब बर्ग परिवार के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है।
सीढ़ियां और चबूतरे समतल किए जा रहे हैं, लेकिन कोई पत्थरबाज गली से निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारे कमाल देख लो सब देख लो। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता, जो कल बिजली वालों को धमका रहे थे, अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। उनका आरोप है कि उनके सांसद बेटे को आजम खान की तरह फंसाया जा रहा है। जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी, दंगे की साजिश रचने और एक्सीडेंट में एक शख्स को मारने के केस दर्ज हैं। बर्क पर नया केस 1,91,00,000 की बिजली चोरी का है। उनके पिता इसे साजिश बता रहे हैं। ना एसपी है, एडिशनल एसपी, जिसने के किवाड़ तोड़े। हाँ, किवाड़ धक्का मारा तो कि वो खुल गए। वो आपको बेइज्जती, हाँ बेइज्जत, इंसल्ट करने आए थे। उनका मकसद इंसल्ट करना ना, तो इतनी फोर्स की यहाँ क्या जरूरत थी? क्योंकि 150 जवान आरोप लगते रहे कि भाई यहाँ तो आने की हिम्मत नहीं दिखा पाती थी पहले कोई भी। बिजली विभाग या दूसरे कोई भी आते डरते थे। तो मतलब ये है 150 मतलब ये है 10-20 जवान लिए थे। अब यह इतने 150 जवान इनकी जरूरत थी। इन्हें मतलब ये है जैसे कि आजम खान है, उनकी तरीके से के इल्जाम लगा के उन्हें फांस जाए। आजम खान की तरह ही जिया को भी फांस रहे, आप कह रहे हैं? ये कि इसी तरीके के ये चाहते हैं। मतलब ये समाजवादी पार्टी के नुमाइंदों को बदनाम करने की एक साजिश है, और ऐसी हरकत जो है ये मुनासिब नहीं है, और ये इस तरह की पॉलिटिक्स सही नहीं है। रामपुर में आजम खान और संभल में बर्क परिवार दशकों से समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट के गारंटी कार्ड बने हुए थे। उपचुनाव में दोनों कार्ड बेअसर साबित हो गए। मुस्लिम दबदबे वाली कुंदरकी और मीरापुर में योगी ने अखिलेश को चारों खाने चित्त कर दिया। अखिलेश को ये हार इसलिए नहीं पच रही कि मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी की जगह बीजेपी को वोट कैसे दे दिया। इसी टेंशन में अखिलेश बिजली चोरों और पत्थरबाजों के पैरोकार बन गए हैं। ये बीजेपी का मॉडल है। किसी के घर में छापा मार करके इस तरह का काम करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली को लेकर के गरीबों को परेशान किया जा रहा है। बिजली को लेकर के एफआईआर दर्ज है। आज ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं ये बात, आप निकलवाइए रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं किसानों पे, गरीबों पर, और जानबूझ करके। आपकी कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारी उनके हैं, अधिकारी खुद हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं हम पे ऊपर से दबाव है। ऊपर से किसका दबाव है? मुख्यमंत्री जी का खुद दबाव है। सभी संभल वाले उत्तर प्रदेश के लोगों पर जिन पे झूठे मुकदमे लगे हैं, उनके मुकदमे वापस हों। कम से कम उन परिवारों की सरकारी मदद करे जिस तरीके से मुआवजा वो और दूसरे लोगों को देते हैं। यूपी का मुसलमान 2027 में भी उपचुनाव की तरह गच्चा ना दे दे, इसलिए तुष्टीकरण का नया चैप्टर खोलकर बैठ गए हैं। मुस्लिम मोहल्लों में बिजली का कनेक्शन ना चेक किए जाएं, कटिया चोरों पर जुर्माना ना लगाया जाए, कनेक्शन ना काटे जाएं, संभल के पत्थरबाजों को योगी सरकार मुआवजा दे। अखिलेश भी जानते हैं कि ऐसा योगी राज में कभी भी नहीं होगा, लेकिन मुसलमानों को खुश करने के लिए वो संभल कर रहे हैं। योगी सरकार में हिंदू हो या मुसलमान, सबको बिजली फुल मिलेगी, लेकिन ईमानदारी से बिजली बिल जमा करना होगा। अगर चोरी की तो खैरियत नहीं है। 2017 से पहले संभल के जिन मोहल्लों में ट्रेंड था कि बिजली वाले मीटर जांचने और रीडिंग लेने नहीं आएंगे, अब योगी ने वहां का ट्रेंड बदल दिया है। जांच भी हो रही है, वसूली भी हो रही है। धमकाने वालों को शुद्ध हिंदी में समझाया जा रहा है। गजब लोग हैं, इतने 3 मंजिला घर बना रखा है, बिजली का बिल नहीं भर सकते हैं और बिजली चोरी करके पड़ोसियों को भी तो बिजली बांटते हैं। ये कौन सा तरीका है? ठीक है, सभी लोगों को बताइए मोहल्ले में अपना अपना, सब लोग अपना बिजली का कनेक्शन ले लें, मीटर बनाएं। अगर किसी का मिल गया तो फिर उससे उतना ही वसूला जाएगा जितना होना चाहिए। आप आए हैं और आप ये कह रहे हैं कि इनको डर लगता है यहाँ आने से। नहीं, ठीक है ना। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बिजली वाले को किसी ने बोला तो फिर खैर नहीं है उसकी, मैं बता दे रहा हूँ पहले।
अखिलेश यादव यूपी के 19% मुस्लिम और 10% यादव के भरोसे 27 का सत्ताधीश बनना चाहते हैं। बाबा उसी संभल से पूरा 81% सनातनी वोट जोड़ रहे हैं। जो मुसलमान नियम कानून से चलना चाहते हैं वो भी बाबा के साथ जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो भी जान गए हैं कि अखिलेश आ गए तो बिजली चोरों की चांदी हो जाएगी और बिल भरने वाले अंधेरे में रहने को मजबूर होंगे। बाबा यही हिंदू और मुसलमान सबको समझा रहे हैं, जिनकी जड़ें सनातन में हैं, जो मजबूरी में कन्वर्ट हुए हैं। याद रखना, कोई मत और मजहब दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि सबके कल्याण की बात की है। और याद करिए, दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण दे करके संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ था, इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मान बिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था? और क्यों किया था? उसके पीछे की नीयत क्या थी? उसके पीछे की नियति अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम दे करके पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था। योगी और अखिलेश में अब अगली टक्कर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में होगी, जहां 3.5 लाख वोटर हैं, जिनमें दलित 1,20,000, यादव 55,000, मुस्लिम 30,000, जबकि ब्राह्मण 60,000 और क्षत्रिय 25,000 है। कुंदरकी की तरह मिल्कीपुर में भी समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है। अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को टिकट देकर यहां दलित कार्ड खेला है। बाबा इसे सनातन कार्ड से उसी तरह ध्वस्त करने के फॉर्मूले पर चल रहे हैं जैसा कुंदरकी में किया था। योगी पिछले 15 दिनों में 2 बार अयोध्या का चक्कर मार चुके हैं। 5 दिसंबर को रामायण मेला का उद्घाटन करने गए थे। आज अयोध्या की प्रसिद्ध अशरफी पीठ में चल रहे पंचनारायण महायज्ञ में आहुति देने पहुंचे। बाबा ने अयोध्या, काशी, मथुरा, सोमनाथ, भोज और संभल के हरिहर मंदिर सबकी बात की। यहाँ विवाद क्यों है, किन लोगों की वजह से है, और अगर औरंगजेबी सोच वाले फिर सत्ता में आ गए तो देश में कैसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती है, ये भी योगी ने बताया। कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है। कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में? तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने पुण्य किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता? ये उसकी दुर्गति है कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। अखिलेश भले ही मुस्लिम वोट के डर से अब तक अयोध्या के राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए, लेकिन मिल्कीपुर का उपचुनाव आते ही उन्हें राम और कृष्ण दोनों याद आने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव का हृदय परिवर्तन हो गया है।
दरअसल मुसलमानों के नाम पर अब तुर्क मुसलमानों का ही वोट उनके पास बचा है। अब वो विदेशी मुसलमानों के भरोसे रह गए हैं, इसलिए राम राम और राधे राधे कहने को मजबूर हो गए हैं। ये जो कलयुग आया हुआ है, हालांकि वो मैं नहीं कह सकता हूं कहां से शुरुआत हुई थी, लेकिन भगवान श्री राम ने के अलावा जो हमारे भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने प्राण छोड़े तब कलयुग शुरू हुआ। आखिरी शब्द भी यही थे जब उनको तीर लगा कि डेस्टिनी थी, ये माफ कहना चाहिए, भूल जाना चाहिए इस चीज को। 13 जनवरी से महाकुंभ प्रयागराज शुरू हो रहा है। दुनिया में सनातन का ये सबसे बड़ा समागम है। योगी अयोध्या की तरह लगातार प्रयागराज के चक्कर मारते रहते हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ मेले में कहीं कोई कमी न रह जाए। यहाँ 45 करोड़ श्रद्धालुओं और तीर्थ यात्रियों के आने की उम्मीद है। संतों के 13 अखाड़े आएंगे, हर जिले का वोटर आएगा, हर राज्य का मतदाता कुंभ का वैभव देखेगा।